हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर में आपका जो प्रश्नावली है, आपका जो एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है, नए वाले बुक में देखेंगे तो 1.2 है, अगर इसी चीज़ को पुराने वाले बुक में देखेंगे तो 1.3 में देखना होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये वाला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका ये कमेंट आ रहा था कि काफ़ी ये कठिन है, इसे हल करना काफ़ी कठिन है। तो इसका आसान तरीका क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इसका प्रोसेस है, जो भी इसका तरीका है, वो सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम से ईजिली बताने वाला हूँ। ठीक है, ईजी वे में एकदम से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैसे है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहला काम यही है आपको कि मान लेना है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब रूट तो अपरिमेय संख्या है तो इसको हम क्या कर देंगे ना कि एक परिमेय संख्या के सामने रखेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि √5 बराबर में P/Q। ठीक है, अब P/Q क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, मतलब कि बटे के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए अभी परिमेय संख्या के बारे में बताता हूँ, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कि ये नीचे वाला जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा, तभी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, तो एक से लेकर के जितने भी गिनती हैं, ठीक है, ये सभी के सभी परिमेय संख्या के रूप में आते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो इसी चीज़ को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, सभी जितने भी गिनती है, या फिर वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, सभी को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या हर पूर्णांक, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 ये हमारा पूर्णांक होता है। ये अगर माइनस में हो, जैसे कि माइनस का 1, माइनस का ये 5 7, जितने भी इस तरीके का है, माइनस में हो या फिर प्लस में हो, इसी चीज़ को हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो सभी पूर्णांक क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या हो सकता है। अब बात आती है कि 5 तो बटे में है, ये नहीं है, तो फिर ये चीज़ कैसे परिमेय संख्या होगा। तो देखिए कोई भी अंक इस तरीके के अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके नीचे अगर कोई भी कुछ भी नहीं है तो बटे में हम 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका P/Q के रूप में हो गया है। ठीक है, P के स्थान पर यहाँ पर 7 है, Q के स्थान पर 1 है, तो इसलिए 7 को हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर माइनस में भी लगा है तो -7 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको एकदम से इजीली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बस इसका ये नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हुआ तो फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए अगला काम आपको ये करना है कि P और Q ये क्या, ये कोई अंक है, अंक नहीं है। हमने इसको क्या, अंक के स्थान पर कुछ हमने मान रखा है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि यहाँ पर बताना पड़ेगा ना कि ये P और Q ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब ये चीज़ तो पता चल गया कि हाँ ये वाला क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमारा क्या होता है, कोई भी गिनती। तो यहाँ पर हम किस टाइप का पूर्णांक है, ठीक है, ये चीज़ भी हम लिख देंगे। तो पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अर्थात ये सहअभाज्य है। अभी समझाता हूँ इस चीज़ को है। ठीक है, अब इसके बाद से आते हैं कि ये सहअभाज्य क्या है, P और Q
ये चीज़ का एक मतलब कि किस टाइप का पूर्णांक है जिसके कोई केवल एक ही, ये वह क्या है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब इसका कोई बस एक ही गुणनखंड है। तो इस चीज़ को समझिए। कह रहा है कि P और Q के स्थान पर हमें कोई ऐसा अंक रखना है जिसका केवल एक गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब वो अंक केवल एक ही कोई संख्या से कटे। ठीक है, जैसे अगर हम लेते हैं 6, ठीक है, 6 अगर हम लेते हैं, अब इसका हम तोड़ें, 2 3 6, 3 एक नम 3, तो 6 के कितने गुणनखंड है, 2 गुणे 3 गुणे 1, इसके टोटल 3 गुणनखंड है। तो क्या P के स्थान पर हम इस 6 को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन रखा है कि यहाँ पर वही अंक रहेगा जिसका गुणनखंड केवल एक होगा। ठीक है, तो एक फिर किसका होगा? अगर हम 7 को अगर हम काटें तो किससे कटेगा? तो ये स्वयं 7 से ही कटेगा। इसका क्या आएगा? गुणनखंड में 1 आ जाएगा। ठीक, तो 7 गुणे 1, मतलब कि एक तो स्वयं 7 ही आ रहा है और एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है? हमें 1 मिल रहा है। तो मतलब कि P के स्थान पर 7 जैसा कुछ हम रख सकते हैं। और P और Q दोनों क्या है? एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, मतलब Q के स्थान पर भी कुछ ऐसा ही रखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं? तो या तो 7 टाइप का कुछ रख सकते हैं या फिर 13 रख सकते हैं। ठीक है, 5 रख सकते हैं। इसी टाइप का P और Q के स्थान पर कोई ना कुछ रहेगा। ठीक है, और रही बात, तो यही होता है कि इसके एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या कौन सा होगा? वो आपका 7 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये चीज़। और सहभाज्य की बात, तो सहभाज्य यही होता है जिस संख्या का गुणनखंड केवल एक होता है। ठीक है, और जैसे ये तो स्वयं होता है और उसके साथ ही साथ स्वयं के अलावा केवल एक होता है, तो वही संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो 7 13 5 ये सब क्या है? सहभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इस 7 को कौन विभाजित कर सकता है? तो 7 को या तो स्वयं 7 से विभाजित करेगा या फिर 1 विभाजित करेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 6 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, तो 6 को 2 भी, इस 6 को ये 2 भी कर सकता है। ठीक है, इसी 6 को ये 3 भी विभाजित कर सकता है, इसी 6 को ये 1 भी विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए 6 के कितने विभाज्य संख्याएं हैं या फिर गुणनखंड है? तो 3 गुणनखंड है, 3 विभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब यही वाला विभाज्य संख्या आपको आगे काम आएगा। देखिए कैसे। सबसे अब अगला काम क्या करना है? लिखना है √5 यही वाला और P/Q। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे ताकि ये रूट खत्म हो जाए। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर कर देंगे और P/Q का जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी वजह से रूट खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा 5 बराबर में। ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब Q को इधर भेजेंगे तो 5 के साथ गुणा करने लगेगा, तो 5Q का स्क्वायर बटे में बराबर में P का स्क्वायर। अब 5 को जब इधर भेजेंगे तो क्या करेगा? गुणा कर जाएगा, भाग करेगा, तो Q का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर बटे में 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ बस इसी चीज़ को लिखना है कि यहाँ P स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, विभाजित करता है। P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ये 5, तो यहाँ पर जब P रहेगा तो भी तो विभाजित करेगा ना, तो लिख देंगे तब P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अगला काम, अब चेक करना है कि क्या Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। तो लिख देंगे कि अतः P बराबर, यहाँ पर क्या है? P है ना, तो P बराबर 5, ये वाला जैसे कि यहाँ पर Q को हमें चेक करना है ना, तो P है तो यहाँ पर हमने P लिख दिया। अब Q के स्थान पर कुछ ऐसा अंक लेना है, ठीक है, ताकि हमें क्या करें? इन P और Q से अलग हो। ठीक है, तो आप जो मन करे वो ले लिए, तो हमने C ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि लिख देंगे P बराबर 5C लेने पर।
ठीक है। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25c का स्क्वायर, ठीक है। अब p स्क्वायर बराबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए p स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 5q का स्क्वायर बराबर में 25c का स्क्वायर, ठीक है। 5 को इधर हम बुला लेंगे तो q का स्क्वायर बराबर में 25c का स्क्वायर, ये इधर क्या है गुणा कर इधर जाएगा भाग करने लगेगा तो बटे में 5 हो जाएगा। अब इससे हम काट देंगे तो 5 बचे 25, तो q का स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 5 को इधर बुलाते हैं तो ये क्या करेगा, q स्क्वायर को विभाजित करने लगेगा, q स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा बराबर में c स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 5 क्या करे, q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अब देखिए यहीं से सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि यहाँ 5 q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तब q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब जो विभाजित करता है वो क्या होता है, वो उसका गुणनखंड ही होता है जो कि उसको विभाजित कर सकता है। अब यहाँ पर आइए फिर से शुरू में 6 को कौन कौन मतलब कि इसको विभाजित कर सकता है, तो 6 का गुणनखंड ही इसको विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 5 जो आया है p स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब कि p का गुणनखंड क्या है 5, 5 क्या है p स्क्वायर का गुणनखंड है, इसीलिए इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से q स्क्वायर को भी 5 विभाजित करता है, मतलब कि 5 क्या है q स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन हमने तो शुरू में क्या माना था, हमने माना था कि p और q का p तथा q एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको हल किया है तो हमें क्या मिला है, हमें 5 एक और p और q का 5 क्या है एक गुणनखंड नया मिल चुका है, ठीक है। तो यही क्या कर रहा है, ये इसका विरोध कर रहा है। ये जो हमने बात लिखा है इस चीज़ का, ये 5 क्या कर रहा है विरोध कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर p और स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो बस आपको अगला स्टेप यही लिख देना है कि अतः यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अतः यहाँ एक है, ठीक है। और यह विरोधाभास विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। अब गलत कल्पना हमने कहाँ पर किया है, यही वाला हमने माना है ना कि हमें मालूम है कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने मान लिया है, हमने कल्पना किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहीं पर हमने गलत कल्पना किया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यही वाला √5 एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। बस सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं। तब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके बाद वाला जो एक क्वेश्चन है उसको आप हल कर ले, तो वो तो इससे भी एकदम आसान है। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमने सारा चीज़ आपको क्लियर करा दी, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को अगर हल करना होगा तो कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फटाक से इसको मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे कि 3 + 2√5 बराबर में P/Q। ठीक है, जहाँ Q ≠ 0। ठीक है, अब फटाफट लिख देंगे कि P तथा Q एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अर्थात ये सहभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिए कि यहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए अर्थात यह सहभाज्य है, ये चीज़ लिखिए या ना लिखिए उतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अब आइए, अब देखिए, अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर उठाएंगे, लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर में P/Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो रूट में नहीं है और ना ही ये भी रूट में है। ठीक है, जो रूट में होता है वो आपका अपर में होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 अगर रूट में है तो ये रूट से बाहर निकल सकता है 5 के रूप में, तो ये आपका क्या है, ये जब तक रूट में है अपर में है, लेकिन रूट से बाहर ये निकल सकता है, इसलिए आपका ये परमिक रूप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन 5 को अगर निकालेंगे तो अब दशमलव के रूप में आएगा, तो ये आपका अपर में होगा। तो 3 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2√5 बराबर में P/Q। 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 2, 2 भी क्या है, रूट में तो है नहीं, ये एक परमिक रूप में, तो इसको भी इधर ही भेज देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा √5 बराबर में, इधर क्या कर रहा है, गुणा कर दिया जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो P/Q -3 और ये भाग के रूप में मतलब कि 1/2 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब सब में ये गुणा कर लेगा, तो चलिए लिख भी देते हैं सब में, √5 बराबर में 1/2 से इसमें करेंगे तो P/2Q और -3/2। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दायां पक्ष में जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी संख्या हैं, ये सभी सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये वाला क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ही सोचिए कि क्या अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है परिमेय संख्या के। ठीक है, क्या गधा घोड़ा के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। सेम वही वाला चीज़ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि बायां या फिर दायां पक्ष को जो भी मन वो लिखिए। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर कि दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष लिखना है। तो इसमें आपको क्या है, दायां पक्ष में ये है, तो लिखेंगे P तथा Q और 3 और 2। ठीक है, P तथा 2Q है तो 2Q लिखिए, 2Q और 3/2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद से लिख देंगे क्या, दायां पक्ष हो गया ना, बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष में क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख देंगे, इसलिए इसका सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, इसलिए लिखिए या फिर ये वाला सिंबल लगा दीजिए, दोनों। इसलिए √5 बराबर नहीं हो सकता है P/2Q, ये 2 है, 2Q -3/2 के। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा था, हमें प्राप्त हो रहा था कि रूट जो 5 है P/2Q -3/2 के बराबर है, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हमें प्राप्त हो रहा था। ठीक है, और ये क्या है, रियलिटी क्या है कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखेंगे कि यहाँ
एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। यहाँ पर हमने माना है ना 3+2 √5 एक परमेय संख्या, ये चीज़ हमने माना, लेकिन ये क्या है एक्चुअल में अपरमेय है, जिसको हमने परमेय मान रखा है, इसीलिए ये सारा गलती हो रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और यह विरोधाभास और यह ठीक है, बस इतना अगर आपने लिख दिया तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके बाद जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वो सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन को हल किया है, सेम इसी तरीके से जो तीनों क्वेश्चन है वो हल होंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ गई होंगी तो आगे के क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो कमेंट करिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा।